नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए दर्शक बनकर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए और उसमें जो आल लिख के आता है, आल पे क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, तभी मेरे सारे वीडियो आप तक पहुँचेंगे, अन्यथा नहीं पूछेंगे। और आप लोग कैसे हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज फिर हम एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं आप लोगों के समक्ष। तो कहानी को पूरा सुनिएगा, बढ़ा बढ़ा करके बिल्कुल मत सुनना, नहीं तो फिर पूरी कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। तो जो चोर होते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, आखिर उनका भी तो कोई जीवन है। क्या चोरी ऐसे ही हो जाती है? चोरी करने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ता है। कैसे हम चोरी करें तो पकड़े न जाएं। और तो वही आज हम आपको बताएंगे कि एक चोर के पास एक इंजीनियर से ज़्यादा दिमाग होता है। बस फ़र्क इतना है कि दिमाग देखो सबके पास होता है, फ़र्क इतना है कि कोई उस दिमाग को अच्छे कार्यों के लिए लगाता है और कोई उस दिमाग को बुरे कार्यों के लिए लगाता है। तो आइए आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप देखिएगा, इस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा तो आपको पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी और इस कहानी का निचोड़ आपको वीडियो के लास्ट में ही मिलेगा। तो किसी गांव में एक बनिया रहता था और वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। उसके पास एक किराने की दुकान थी जो रहती है बनिया लोगों के पास। तो वही दुकान थी उनके पास किराने की और उसी से उनके घर का गुजारा होता था। उनके 3 बेटे थे। तो एक बार बनिया काफ़ी बीमार पड़ गया। तो देखो अपने बच्चों के लिए सबको चिंता होती है कि अभी हम हैं, हम इनका गुजारा चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, इनका खर्चा चला रहे हैं, इनके बच्चों को देख रहे हैं। लेकिन जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे अपना गुजारा स्वयं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये चिंता हर माँ बाप को लगी रहती है। तो वैसे ही उस बनिया को भी अपने बच्चों की चिंता थी और बीमार भी थे वो। तो उनको लग रहा था कि आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। देखो स्वस्थ व्यक्ति भी मृत्यु को प्राप्त होता है, बीमार व्यक्ति भी प्राप्त होता है, छोटा बच्चा भी प्राप्त होता है, बड़े बूढ़े जो भी होते हैं। लेकिन जब लोग बीमार होते हैं तो उनको मरने का डर ज़्यादा ही रहता है। तो बस वही था, उनको यही डर था कि पता नहीं हम कब मर जाएं, कब मर जाएं तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, ये अपनी गुजर बसर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उसने अपनी बच्चों को परखने के लिए अपने बच्चों को बुलाया, तीनों बेटों को। और बुलाने के बाद उसने पूछा, सबसे बड़े बेटे से पहले पूछा कि बेटा ये बताओ, अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम अपनी गुजर बसर कैसे करोगे, कैसे गुजारा चलाओगे? तो उसने कहा कि पिताजी आपकी जो ये दुकान है, हम तो यही दुकान चलाएंगे और इसी दुकान से अपना घर गृहस्थी का गुजारा चलाएंगे। तो उसने कहा चलो ठीक है, तुमने जो सोचा है ठीक ही सोच रहे हो। और जो दूसरे नंबर का लड़का था उसको बुलाया और बुलाने के बाद उससे पूछा कि बेटा मेरे ना रह जाने पर तुम कैसे अपना गुजर बसर करोगे, कैसे गुजारा करोगे? तो उस लड़के ने बताया, पिताजी आपके ना रह जाने पर मैं एक बिजनेस करूँगा, एक बड़ा बिजनेस करूँगा और उससे मैं लाखों पैसे कमाऊँगा और उसी से हमारा जो है घर का खर्चा चलेगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, तुम भी ठीक सोचते हो। तो उनका जो सबसे छोटा बेटा था वो थोड़ा सा खुराफाती टाइप का था, मतलब उल्टे सीधे काम करता रहता था। तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही चिंता उनको रहती थी। जो बच्चा समझदार होता है तो माँ बाप को उसके बारे में थोड़ी सी कम चिंता होती है कि अरे ये समझदार है,
ये अपना किसी न किसी तरह से देख लेगा, अपना काम बना लेगा। लेकिन जो बच्चा खुराफाती होता है, बेकाम का बेमतलब का काम करता रहता है, तो उसके बारे में चिंता हो जाती है कि अभी तो हम हैं तो इसको संभाल लेते, देख लेते, जब हम नहीं रहेंगे तो पता नहीं ये कैसे क्या करेगा, कैसे इसका जीवन पार होगा। तो बस वही चिंता थी उस छोटे बेटे के बारे में, उस सेठ को, उस बनिया को। तो उसने पूछा उससे कि बेटा ये बताओ कि ये आपके जो बड़े भैया ये तो दुकान चलाकर अपना खर्चा निकालेंगे, और जो बीच वाले हैं ये कोई बिजनेस कर लेंगे, और तुम क्या करोगे? तो वो तो पहले भी कुछ नहीं करता था, और उसने कह दिया कि पिताजी मैं तो चोरी करूँगा, चोरी करके ही अपना खर्चा चलाऊँगा। तो उनके पिताजी ने कहा, अच्छा तो तुम चोरी करके खर्चा चलाओगे, तो तुम्हें क्या लगता है चोरी करने के लिए दिमाग की ज़रूरत नहीं होती है? चोरी करने के लिए बुद्धि का काम नहीं होता है? बिजनेस करोगे, दुकान चलाओगे, उसमें फिर भी कम दिमाग लगेगा, लेकिन जो चोरी करता है ना उसको तो बहुत दिमाग की ज़रूरत होती है। और अगर कहीं पकड़ा गया ना तो मारते 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 लोग उसका भरता बना देते हैं, और पुलिस में दे दिया तो पता नहीं पूरी ज़िंदगी जेल में ही बीत जाए। उस लड़के ने कहा कि पिताजी आपको क्या लगता है कि मेरे पास दिमाग नहीं है? मेरे पास बहुत दिमाग है, मैं चोरी आराम से कर सकता हूँ और मैं पकड़ा भी नहीं जाऊँगा। तो उनके पिताजी ने कहा, अच्छा ऐसा है, तो फिर तुम्हें इसका टेस्ट देना होगा। इसके लिए मैं पहले तुम्हें परखूँगा, तभी मैं मानूँगा कि हाँ तुम्हारे पास बहुत बुद्धि है, बहुत दिमाग है, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो उसने कहा कि बताइए पिताजी मुझे क्या करना होगा जिससे आपको विश्वास हो जाए कि हाँ मैं चोरी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उन्होंने कहा इसके लिए तुम्हें दिल्ली जाना होगा, और जो हमारे बादशाह अकबर हैं वो एक घोड़ा लेकर के आए हैं काबुल से, बहुत बेशकीमती घोड़ा है वो। वैसा घोड़ा आज तक इस हमारे देश में, हमारे राज्य में किसी के पास नहीं है, और वो एक बेशकीमती घोड़ा लेकर के आए हैं। और उस घोड़े की इतनी ज़्यादा पहरेदारी, इतनी ज़्यादा निगरानी है, अगर तुम वो घोड़ा चुरा कर ले आओ तो हम मान जाएंगे कि तुम चोरी कर सकते हो, नहीं तो छोटी मोटी चोरियां तो सभी कर लेते हैं। तो उस लड़के ने कहा ठीक है हम जा रहे हैं। उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला और दिल्ली पहुँचा। दिल्ली पहुँचने के बाद जैसे ही वो अकबर के राज्य में घुसने लगा तो इतना सख्त पहरा था वहाँ पर कि उसे किसी ने भी उसे किसी भी रास्ते से अंदर नहीं जाने दिया। वो हर तरफ से कोशिश करके हार गया। उसके बाद उसने सोचा अब मैं क्या करूं, मैं तो इसके राज्य के अंदर ही नहीं घुस पा रहा हूं तो मैं चोरी कैसे करूंगा। उसके बाद वो वापस लौटकर कुछ दूर पर जा कर के बैठ गया तो उसने देखा कि एक नाई जो होता है नौवा वो चला रहा है, एक बगल में उसने पोटली दबा रखी है। पोटली क्या है, वही जिसमें अपना छुरा और नहन्नी जो भी होता है नौवा के पास जो रखते हैं वही सब रखे हुए थे वो। तो उसने उस नाई से पूछा कि भैया आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ अकबर जी के राज्य में। तो बोले कि क्या करने जा रहे हो वहाँ पे? वहाँ तो किसी को जाने नहीं दिया जाता है। तो बोले कि आलतू फालतू लोगों को नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन जो काम के व्यक्ति होते हैं उन्हें जाने दिया जाता है, और मैं जा रहा हूँ उनके राज्य में हजामत बनाने, किसी की कटिंग करनी है, किसी की सेविंग करनी है। तो उसने कहा कि अच्छा। उसने कहा कि मैं भी जा रहा था लेकिन मुझे किसी ने जाने नहीं दिया। तो पूछा कि तुम किस काम से जा रहे थे, कोई काम बताया तुमने? तो कहा नहीं। तो कहा ऐसे कहाँ जाने देंगे? तो कहा कि अच्छा चलो ठीक है, नहीं जाने दिया है हमको, कोई बात नहीं, हम वापस लौट जाएंगे अपने घर। अब तुम मिल ही गए हो तो मेरी हजामत बना दो।
तो नाई ने कहा कि भैया मैं हजामत तो बना दूँ, लेकिन मेरे पास पानी नहीं है, यहाँ कहीं आसपास पानी है भी नहीं, तो मुझे कहीं दूर पानी लेने जाना पड़ेगा। तो कहा भैया जा कर के ले आओ और बना दो, मुझे बनवानी थी, मैं ढूंढ ही रहा था किसी न किसी को, लेकिन आप मिल ही गए। तो नौआ ने सोचा कि चलो ठीक है, इसकी हजामत बना देते, बेचारा एक तो शहर के अंदर जा नहीं पा रहा है, परेशान है, और अब हम भी इसकी हजामत भी नहीं बनाएंगे तो ये निराश हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पोटली वहीं पे रखी और दूर वो पानी लेने चले गए। और जब वो पानी लेने चले गए, उसने उनकी पोटली जो लपेटी, बांधी और दबाया बगल में, और वहाँ से चल दिया। वहाँ से चल करके वो और नगर के अंदर प्रवेश कर गया, क्योंकि अगर कोई पूछता, एक तो कोई पूछता ही नहीं, अगर कोई पूछता भी उससे तो वो बता देता कि हम जा रहे हैं हजामत बनाने, हम नाई हैं। तो कहा जाओ, और वो इसी तरह से अपना अंदर घुस गया। अंदर घुसने के बाद फिर क्या हुआ, वो अब उसको रहने का स्थान ढूंढना था। उसने देखा एक बुढ़िया थी, वो अकेली रह रही थी, उसके घर में कोई नहीं था। तो वो गया उस बुढ़िया के पास और उसने बुढ़िया से कहा कि माता जी, मुझे अपने यहाँ पे रहने के लिए जगह दे दो। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्यों, कौन हो तुम, मैं क्यों तुम्हें जगह दे दूँ, मैं अकेली बुढ़िया, मैं ही कहीं से खाती कमाती हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊँ, अपने घर में रखूँ तो तुम्हें खिलाऊँ भी। तो उसने कहा नहीं, हम तुम्हें कमा करके खिलाएंगे, सिर्फ तुम हमें अपने घर में रहने दो। तो बुढ़िया ने कहा चलो ठीक है। उसने बताया कि मैं एक चोर हूँ, उसने अपनी सारी बात बता दी और कहा कि मैं इनका बादशाह का घोड़ा चुराने आया हूँ और आप इसमें मेरी मदद कीजिए, और मैं आपको जितना भी इधर उधर से आया तो घोड़ा चुराने हूँ, लेकिन मैं इधर उधर से थोड़ा बहुत करके चुरा कर तुमको थोड़ा बहुत धन जमा कर दूँगा, जिससे कि तुम्हारा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। तो भाई बुढ़िया लालच में आ गई और उन्होंने कहा चलो ठीक है, रुक जाओ, हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। और वो वहीं पे रुक गया। तो उसने क्या किया, बुढ़िया से कहा कि आप पहले मुझे पता लगा कर आइए कि उनके यहाँ घोड़े में कैसी सिक्योरिटी है, मतलब कैसा, कितने रक्षक हैं घोड़े के, कैसे क्या है, आप मुझे पता लगा कर बता दीजिए। तो उस बुढ़िया ने पता लगा कर बताया, कहा कोई ज़्यादा वो नहीं है, अपन एक आदमी रहता है और वही अपना देख रेख करता है उस घोड़े की, बाकी बाहर से ही इतनी ज़्यादा लगा रखी है बंदिशें कि कोई आ नहीं सकता अंदर, तो यहाँ चोरी कैसे होगी। तो कहा कि चलो ठीक है। तो कहा कि हम ऐसे तो चोरी करेंगे नहीं, अगर हम ऐसे चोरी चुरा करके करेंगे तो फिर सब चोरों में मेरी गिनती होने लगेगी। मुझे ऐसी चोरी करना है जो बता के करनी है, मुझे हर चोर से ज़्यादा अच्छा चोर साबित होना है, उस लड़के ने कहा। और उनसे कहा कि आप एक काम करिए, आप मेरी एक चिट्ठी पहुंचवा दीजिए किसी तरह से। तो उस बुढ़िया ने कहा कि मेरे पास एक तोता है, हम उसको सिखा पढ़ा के रखते हैं, और हम जो कहेंगे वो कर देगा, तुम्हारी चिट्ठी जहाँ पहुँचानी होगी पहुँचा देगा। उसने चिट्ठी में लिख कर के दिया है, उसने अपना नाम जानी चोर बताया था, मेरा नाम जानी चोर है। तो उसने क्या किया, उस चिट्ठी में अपना नाम जानी चोर लिख करके और ये भी लिख दिया कि बादशाह जी, मैं आपके नगर में घुस चुका हूँ और मैं आपका घोड़ा चुराने आया हूँ, जो आप बेशकीमती घोड़ा लेकर के आए हो काबुल से, वो वाला घोड़ा। तो ये सब कुछ लिख करके उसने वो चिट्ठी उस तोता के मुंह में दबा दी उस बुढ़िया ने, और वो बता दिया, और ले जा कर के उस तोते ने उस चिट्ठी को राजा जो थे वो बादशाह, उनके दरबार में डाल दिया। डालने के बाद वो उड़ गया। जब चिट्ठी देखी बादशाह ने तो कहा उठा के लाओ, देखें क्या है। और जब उसमें पढ़ा तो उनके तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि इतना बड़ा कौन चोर हो गया जो बता करके चोरी कर रहा है, मतलब चुरा करके चोरी नहीं, बता करके चोरी कर रहा है। और हम इतने कमज़ोर हैं कि ये बता करके चोरी करेगा और हम इसको करने देंगे। उन्होंने कहा
कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज रात को जो मेरे घोड़े की रखवाली करेगा उसको हम 5,000 रुपये का इनाम देंगे, एक ही रात के। तो लेकिन ये भी खबर साथ साथ करवा दी कि कोई बहुत बड़ा चोर आया है और वो कह रहा है कि हम तुम्हारा घोड़ा जो है चुरा ले जाएंगे। वो बता करके चोरी कर रहा है और उसको हम बांध करके और उसी घोड़े पर बैठ करके उसको पीछे से रस्सी से बांध करके पूरे राज्य में उसको हम घसीटवाएंगे उसी घोड़े से, उस चोर को। तो भाई सब लोग डर गए कि कोई बहुत बड़ा चोर है, तभी वो इतनी हिम्मत कर पा रहा है कि बता के चोरी कर रहा है, अन्यथा सबकी इतनी हिम्मत थोड़ी ना होगी कि वो बता करके चोरी करे। एक तो चोरी कर रहा है, ऊपर से बता करके कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत शातिर और बहुत बड़ा चोर है। तो कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन एक सुनार थे जो तैयार हो गए कि हमको एक ही रात के 5,000 रुपये मिल जाएंगे, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, हम अपना घोड़े की रखवाली कर लेंगे। और वो जाकर रखवाली करने लगे। तो बुढ़िया ने आ करके उस लड़के से सारी बात बताई कि बेटा आज उस घोड़े की रखवाली एक सुनार कर रहा है। तो उस लड़के ने बुढ़िया से पता किया कि अम्मा ये बताओ कि उस सुनार के घर में कौन कौन है। तो उन्होंने बताया कि बेटा उस सुनार के घर में सुनार है, उसकी पत्नी है, उसकी एक बहू है और उसका एक बेटा था जो शादी हुई थी और उसकी पसंद से शादी नहीं हुई थी, जिस कारण से वो तभी से परदेश चला गया था और आज तक लौट कर नहीं आया है। और उसको परदेश गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत साल हो गए हैं। उसने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया, मतलब हमारे लिए एक काम बन गया। तो उसने क्या किया, अपना बुढ़िया माता से कहा कि अम्मा तुम्हारे पास कुछ पीतल और लोहे के कुछ टुकड़े हों तो उनको बढ़िया एक रेशम के कपड़े में बढ़िया लपेट के बांध के हमको दे दो और हम जा रहे हैं। तो रात में दे दिया बुढ़िया ने और वो ले करके वो टुकड़ों को उसी सुनार के घर में पहुंचा। और पहुंचने के बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया, माँ ओ माँ आवाज़ देने लगा। तो उसकी सुनार की जो पत्नी थी उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही पूछने लगी कि कौन हो तुम। तो कहने लगा अरे माँ तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरा बेटा हूँ। तो बोली तू मेरा बेटा है, ये कैसा भेष बनाकर, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बाल, ये कैसे तू कैसा भेष बनाकर आ गया और इतने सालों से कहाँ था बेटा। और जब इतने दिनों का बिछड़ा हुआ बेटा मिला तो उस बुढ़िया ने उसको गले से लगा लिया और ज़्यादा कुछ पूछ परख नहीं किया। भाई 10-12 साल बीत गए थे तो उस बुढ़िया को लगा कि ये मेरा बेटा ही है। उसने अपनी बहू से कहा कि अच्छे अच्छे भोजन बनाओ, भोजन बनाए, उसको भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद उससे बोला कि जाओ अब तुम अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में जाओ, जो कुछ भी हुआ अब उसकी शादी तुम्हारे साथ हो चुकी है और उसका जीवन यापन करो, उसका जीवन पार करो अब तुम। वो लड़का कहने लगा कि हाँ माँ मैं यही सोच करके आया हूँ, क्योंकि इतने दिन मैंने बहुत गुस्सा दिखा ली, लेकिन अब इससे कोई मतलब नहीं है, जो मेरे भाग्य में था वो हमको मिला। बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगा वो लड़का। उसके बाद में फिर वो अपनी पत्नी के कमरे में चला गया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप इतने दिनों से यहाँ से चले गए थे तो वहाँ जा कर के बाहर रह कर के कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे। तो वो बोला कि मैं बाहर नौकरी कर रहा था, मैं पैसे कमा रहा था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम क्या लेकर आए हो मेरे लिए। तो उसने वही पोटली हिलाई, खनखनाई और कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक से एक अनमोल तरह तरह के जेवर लेकर के आया हूँ, गहने लेकर के आया हूँ। तो ये सब सुन करके उसकी पत्नी कहने लगी अच्छा आप गहने लेकर के आए हो, लेकिन मेरे मायके से अच्छे गहने आप नहीं लाए होंगे, क्योंकि मेरे मायके से मुझे बहुत अच्छे अच्छे गहने मिले और आपने तो कुछ देखा भी नहीं, शादी होते ही आप यहाँ से चले गए थे। तो उसने कहा कि ले आओ देखें तुम्हारे मायके के गहने ज़्यादा अच्छे हैं कि मेरे, मिलाते हैं अभी देखते हैं।
तो वो गई अपना जितने भी सारे गहने थे सब ले आई, और उसका कोई एक गहना छूट गया था जो सासू माँ के पास रखा हुआ था। तो वो सोची वो सब उसको दे दिया जो पहले लेके आई थी सारे गहने, और जो एक रह गया था वो अपनी सासू माँ से लेने चली गई। इधर उसने सारे गहने समेटे और वो जो पीतल लोहा लेके गया था वहीं छोड़ दिया, और समेटने के बाद तुरंत दीवार थी एक, दीवार फांद करके भाग आया वहाँ से। और जब भाग आया तो अपने घर वो बुढ़िया के घर पहुँचा। बुढ़िया को इतने सारे गहने दे दिया। वो लालची बुढ़िया और खुश हो गई। उसने कहा भाई ये तो हमारे घर आ कर के इसने मतलब हमारे घर को एकदम भर दिया है, जो हम इतने गरीब थे इसने तो हमें धनवान बना दिया है। उसके बाद सुबह हुई, हाहाकार मच गया कि जानी चोर जो था और उसने सुनार के घर में चोरी कर ली है, ऐसा ऐसा सब। अब सुनार सर पकड़ कर बैठ गए कि 5,000 रुपए के चक्कर में मेरी लाखों की सामान जेवर गहने सब चले गए। और वो बहुत पश्चाताप करने लगे कि जिसका मंत्र कहते हैं ना कि बिच्छू का मंत्र नहीं आता और सांप के बिल में हाथ डालते हैं लोग। जिस चीज़ के बारे में अच्छे से पता ना हो ना उसके बीच में कभी घुसना नहीं चाहिए, कभी कूदना नहीं चाहिए। उसने कहा कि देख लो 5,000 रुपए के चक्कर में मेरा लाखों का नुकसान हो गया। और वो बेचारा रोने लगा। अब दूसरे दिन फिर दूसरा पत्र गया कि महाराज आपके यहाँ उसी जानी चोर ने भेजा कि आपके यहाँ जो सबसे बड़ा, जो सबसे हिम्मत वाला इंसान हो, सैनिक हो, उसको आप भेजना घोड़े की रखवाली करने के लिए। तो अब भाई वो जो बादशाह थे वो और थोड़ा सा चिंतित हो गए कि ये तो बहुत बड़ा चोर है, अब इसने ऐसा संदेश भेज दिया। तो भाई सबसे कहा गया कि आज जो हमारे घोड़े की रखवाली करेगा 5,000 नहीं उसको हम 10,000 इनाम देंगे एक रात की। आज की रात हमारे घोड़े की रखवाली कौन करेगा? तो कोई नहीं तैयार हुआ, कोई तैयार ही नहीं हुआ पूरे राज्य में। तो उनके एक मंत्री थे जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी और वो तैयार हो गए। उन्होंने कहा न मेरे लड़के न बच्चे, न मेरी शादी हुई, न कुछ नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ, यहीं खाता हूँ, मेरे घर जा कर के क्या करेगा जानी चोर, मेरे घर से क्या चुराएगा? उन्होंने क्या किया, कहा कि महाराज आज मैं रखवाली करूँगा। और वो जा कर के रखवाली करने लगे और बेड़ियाँ, हथकड़ियाँ और बंदूक सब ले ली और कहा कि आज मैं उसके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल कर ही लेकर आऊँगा उस चोर को। आप क्या समझते हो? उसके बाद जा कर के वो वहाँ पहुँचे और बुढ़िया ने ये बात भी बता दी कि आज वो जो उनके मंत्री हैं वो आपके यहाँ पे घोड़े की रखवाली कर रहे हैं, उन्हीं के यहाँ घोड़ा जो है उसकी रखवाली उनके मंत्री कर रहे हैं। तो कहा चलो ठीक है। उनके बारे में सब कुछ पता लगाया बुढ़िया से ही। उसने बताया कि उसकी अभी शादी वादी नहीं हुई है। तो कहा चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने क्या किया, एक बढ़िया सुंदर सी स्त्री का रूप बनाया, साड़ी पहनी, 16 श्रृंगार किए और बहुत सुंदर स्त्री का रूप बना करके हाथों में पूजा की थाली ले ली और ले करके उसी रास्ते से जहाँ पे उनका घुड़सार पड़ता था, जहाँ पर वो घोड़ा था, उसी रास्ते से मंदिर की तरफ जाने लगी। तो उन्होंने जब देखा इतनी सुंदर औरत अकेली रात में कहाँ जा रही है, तो उसने पूछा कि आप कहाँ जा रही हो इतनी रात को? तो उसने बताया मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो कहा कि किसकी पूजा करने जा रही हो इतनी रात को? तो कहा कि मैं ठाकुर जी की पूजा करने जा रही हूँ। तो कहा ठाकुर जी तो हम ही हैं, करो हमारी पूजा। मतलब उसके अंदर दूसरी भावना उत्पन्न हो गई। उसको देख करके वो प्रेम मुग्ध हो गया। उसको देख करके उसके अंदर प्रेम उत्पन्न होने लगा उस स्त्री को। कुंवारा था, उस स्त्री को देख करके तो उसने अनेकों प्रकार की बातें की उससे। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपकी, वो उनकी बातों में आ गई और कहा कि मैं यहाँ आपसे कोई बात नहीं कर सकती, आप चलिए और ये पास में ही मंदिर है, वहाँ पर कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, वहीं चलिए और वहीं चल कर के हम जो है बातें करते हैं। तो दोनों लोग मंदिर में गए। जब मंदिर में पहुँची तो वो हाथों में हथकड़ी बेड़ी सब लिए थे। तो कहने लगे ये क्या है? तो कहने लगे ये हैं चोरों के गहने जो हम चोरों को पहनाते हैं।
तो उसने कहा कि चोरों के गहने ये तो मैं पहन कर देखूँगी। तो वो जिद करने लगी, अपने हाथों में हथकड़ियाँ पहनने लगी। तो उन्होंने कहा, जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि तुम्हारे ये कोमल से हाथ ये हथकड़ियाँ पहनने के लिए नहीं हैं, और लाओ इन्हें मुझे दो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो पहनूँगी और मैं देखना चाहती हूँ ये पहनने के बाद कैसी लगती हैं। तो मंत्री जो थे उन्होंने कहा कि तुम मत पहनो, लाओ मैं पहनकर तुम्हें दिखा देता हूँ कि ये कैसी लगती हैं। उन्होंने हथकड़ियाँ पहनी, बेड़ियाँ पहनी, और उनकी जो चाबी थी, चाबी कसवाई उससे और कहा देखो इस तरह लगती हैं, और अब ये मेरी हथकड़ी बेड़ी निकाल दो। उसने तुरंत उठाई बंदूक, उन्हीं की बंदूक रखी हुई थी, और लगा दिया उनके सामने सीने पे। कहा कि मैं जानी चोर हूँ, तुम्हें पता भी है मैं जानी चोर हूँ। और उनको बंदूक से 2-4 बंदूक जमाई और उठा करके राजा के दरबार के सामने फेंक करके और उसी घोड़े से वो चला गया। आ करके घोड़ा घुड़सार में फिर से बांध दिया, घोड़ा ले करके वो नहीं गया। बुढ़िया के पास पहुंचा और कहा कि बताया पूरा हाल। तो फिर भाई बड़ा कोहराम मच गया पूरे राज्य में, अरे ऐसा हो गया, इतना हिम्मती है वो जानी चोर। तो फिर तीसरे दिन उसने पत्र भेजा कि आज रात को अब जिसकी मर्जी हो वो आकर के घोड़े की रखवाली कर ले, और आज मैं घोड़ा चुरा ले जाऊंगा। जब तीसरा पत्र पढ़ा बादशाह ने तो उनकी तो रोए थर्रा गए कि अब क्या होगा। उन्होंने 50,000 का इनाम रखा, लेकिन कोई नहीं गया उस दिन। तो राजा साहब स्वयं गए, और जब वो स्वयं गए तो अपने घोड़े की रखवाली करने लगे। और इधर उस जानी चोर ने क्या किया, एक बुढ़िया का भेष बनाया, फटे पुराने कपड़े पहने और एक चक्की ले ली। जो पहले चक्की चलती थी जिससे अनाज पीसते थे, वो चक्की लेकर के और वहीं पर किनारे एक रोड पर जा कर के बैठकर चक्की पीसने लगी, उसी में से अनाज पीसने लगी। तो जब अनाज पीसने की आवाज़ सुनी बादशाह ने, तो वो सुन करके उधर गए और बोले कि अरे बूढ़ी अम्मा, आप इतनी रात को और ये अनाज पीस रही हो। तो उस बुढ़िया ने कहा कि हाँ बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, तो मैं दिन में अगर कोई काम करती हूँ, सब छोटे छोटे बच्चे सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं रात को पीस रही हूँ। अभी एक सिपाही आया था, वो मुझे अनाज दे कर के गया है और कहा है कि पीस के रख दो, अभी हम ले जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो उसने कहा सिपाही आया था, क्या नाम था उस सिपाही का? तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ जानी जानी कुछ नाम बता रहा था ऐसे करके। तो बादशाह ने कहा वो सिपाही नहीं, वो जानी चोर है। अब मुझे पता चला, वो आएगा, हमें पता है वो ज़रूर आएगा घोड़ा चुराने। उन्होंने कहा कि ऐसा करो अम्मा, तुम अपने वस्त्र मुझे दे दो, मैं अभी बुढ़िया बन करके अनाज पीसूँगा, और वो आएगा तो आज मैं उसे पकड़कर और पूरे राज्य में घसीटूँगा इसी घोड़े से बांध करके। और तुम ये मेरे कपड़े पहन लो और वहाँ बंदूक लेकर के मेरे घोड़े के पास खड़ी हो जाओ जा कर के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपने कपड़े उतारे और दे दिए उन्हें, और उनके कपड़े पहन लिए। जब वो बुढ़िया बन गए, बुढ़िया बन कर के बादशाह जब अनाज पीसने बैठ गए, तो उसने बंदूक उठाई और कहा कि बादशाह जी, मैं ही जानी चोर हूँ, और अगर आप रोक सकते हो तो रोक लो, मैं आपका घोड़ा ले करके जा रहा हूँ। और उनके सामने से वो घोड़ा ले करके और भगाता हुआ अपने पिताजी के पास पहुँचा। और जब जा कर के अपने पिताजी के पास पहुँचा और दिखाया है कि देख लीजिए, मैं बादशाह का घोड़ा चुरा लाया हूँ। उसके पिता ने देखा और उसकी अक्लमंदी को देख करके, उसकी बुद्धिमानी को देख करके वो बहुत खुश हुए। कोई ऐसा पिता नहीं होगा जिसका बेटा चोरी करे और वो खुश हो, लेकिन वो खुश हुए। और उन्होंने अपने पिता को कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताई कि बेटा, चोरी करना तो वैसे बुरी बात होती है, लेकिन जो दूसरों को परेशान करके उसका धन हड़प लें, पहले राजा महाराजा कुछ सही होते थे, कुछ बहुत गलत होते थे, प्रजा को बहुत परेशान करते थे, दूसरों की धन दौलत हड़प लेते थे। और आज भी कुछ लोग हैं ऐसे जो दूसरों के धन दौलत को हड़प लेते हैं, और हड़पने के बाद अपने आप को बहुत बड़े मालिक समझ बैठते हैं, अपने आप को बहुत बड़े तुर्रम खां समझते हैं। तो ऐसे ही लोग बहुत सारे लोग हैं। तो उसने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, दुखी गरीब के यहाँ
कभी चोरी मत करना। और अगर चोरी करना तो उसके यहाँ करना जो दूसरे की संपत्ति को हड़प कर बैठा हो, दूसरे के धन पर राज कर रहा हो, और उस धन को चुरा करके गरीबों में बांटना। और कोई गलत काम नहीं है ये एक अच्छा काम है। इसकी गिनती जब ऊपर भगवान के यहाँ जाओगे तो ये अच्छे कार्य में होगी। ये जो भी हम कहते हैं आपसे, जो बुराई है, जैसे अगर बुराई ही है लेकिन अगर वो अच्छे काम के लिए की गई हो ना, तो उसकी गिनती बुराई में नहीं होती है। झूठ बोलना गलत होता है, लेकिन अगर आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए तो वो झूठ नहीं होता है, वो अच्छी बात होती है। तो उसके पिता ने अपने बेटे को यही शिक्षा दी कि बेटा, चोरी करना, जो बड़े बड़े मालदार लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत करके नहीं कमाया है, दूसरे का हड़प करके, दूसरे को परेशान करके कमाया है, उसका धन लूटना और लूट करके उस धन को तुम गरीबों में बांटना, गरीबों की मदद करना, तो ये कोई भी बुरा काम नहीं होगा। और ऐसी सीख दी है अपने बेटे को, और वो समझ गया कि मेरे इन दोनों बेटों से ज़्यादा बुद्धिमान मेरा ये छोटा बेटा है। जो मेरे ये दो बेटे नहीं कर सकते वो मेरा ये बेटा कर सकता है। तो कार्य, कोई भी ऐसा कार्य इस दुनिया में, इस संसार में नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता। इंसान वह हर एक कार्य कर सकता है जो इस दुनिया में करने लायक है। तो सिर्फ अपने आप की क्षमता को पहचानता नहीं है कोई, अपने आप की क्षमता को पहचानो और किसी कार्य को देख कर ही मात्र पीछे मत हटो, उसको करने की कोशिश करो और एक दिन अवश्य कामयाबी मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।